menyebutkan sekarang harus ini. नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप देख रहे हैं शिखर सम्मेलन उत्तराखंड। ये सियासी मंच हमने इसलिए सजाया है ताकि उत्तराखंड की जनता के मन में जो सवालात हैं उनके जवाब हम यहाँ के हुक्मरानों से ले सकें। विपक्ष के नेताओं को भी हमने बुलाया है ताकि उनकी भी जवाबदेही जिम्मेदारी तय की जा सके। और इसी कड़ी में इस मंच पर अब जो मेहमान आने वाले हैं बहुत ही खास हैं। बीजेपी के काफी युवा नेता हैं। संघर्ष लंबे वक्त तक उन्होंने किया और इसी का नतीजा है कि फिलहाल वो बीजेपी के मीडिया के नेशनल हेड हैं। और आपको बता दें, यही नहीं, खास इस लिहाज से भी हाल ही में राज्यसभा के लिए उनका चयन हो गया है। राज्यसभा वो पहुंच चुके हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। और उनके बारे में उनका नाम बताऊं उससे पहले व्यक्तिगत जानकारी भी मैं आपको दे दूं। वो बहुत कम उम्र के थे जब उनके पिता का निधन हो गया था। संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना, लगातार आगे बढ़ते गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लंबे वक्त तक काम करने का उनका अनुभव ही है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा अनिल बलूनी जी को। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इस सत्र का संचालन करेंगी मेरी सहयोगी नेहा पंत। नेहा। शुक्रिया आपका अखिलेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल बलूनी जी। और राज्यसभा का सांसद बनने पर बधाई आपको। कैसे हालचाल हैं आपके? बस बहुत बढ़िया। आज आप लोगों से देहरादून में मुलाकात हुई है, इसलिए दिल्ली में होती थी, आज यहाँ हुई है, इतना ही फर्क है। आपके चेहरे पे मैं मुस्कुराहट देख रही हूँ। आपने कहा आपके हालचाल ठीक हैं, सुकून का भाव है आपके चेहरे पर। ये सुकून का भाव साल भर हो गया है बीजेपी की सरकार को उत्तराखंड में। ये खुशी, ये मुस्कुराहट, ये सुकून का भाव उत्तराखंड की जनता के चेहरे पर कब आएगा? सेहत उत्तराखंड की जनता की क्यों खराब है? मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रही हूं। देखिए, पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आपने सुकून के भाव की बात की है, अगर आप नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को देखेंगे और आप अगर अमित शाह जी के काम करने के तरीके को समझेंगे तो पार्टी में कोई सुकून का भाव ऐसा नहीं हो सकता। सबको अगला टारगेट मिलता है, आगे काम करना है और सिर्फ काम करना है, दिन रात काम करना है, कोई छुट्टी नहीं रहनी है। तो इसके लिए सुकून तो होना ही नहीं है। हम लोगों के पास जो लक्ष्य है, समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए उसको काम करता जाना है। मैंने आपसे उत्तराखंड की जनता के बारे में इसीलिए पूछा सर, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये नीति आयोग की फरवरी में आई रिपोर्ट है जो ये कहती है कि उत्तराखंड में अभी भी 60% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है, 20% नर्सों के पद खाली हैं। 13 जिलों में उत्तराखंड के एक भी जिले में फंक्शनल कार्डियक सेंटर नहीं है। बलूनी साहब, आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि ये चिंता की बात नहीं है, ये डराने वाली स्थिति है। इतनी खराब स्थिति क्यों है स्वास्थ्य की उत्तराखंड में? बिल्कुल, आपके जो आंकड़े हैं एकदम, मुझे पता नहीं, हो सकता ठीक आंकड़े हों आपके, लेकिन ये देखिए, एक ही दिन में ठीक होने वाला चीज़ें नहीं है। बहुत लंबे समय से अगर आप देखें कि पहाड़ में डॉक्टरों की बड़ी कमी थी। और पहली बार मैं त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार को साधुवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से डॉक्टर्स के ट्रांसफ़र हुए, लोग पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, सबको भेजा गया, किसी का ट्रांसफ़र वापस नहीं किया गया। और पहाड़ पे आज देखिए कि काफ़ी बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि जो चीज़ आपने गिनाई है, आने वाले समय में इनको भी पूरा किया जाएगा। और त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि जो स्वास्थ्य की जो चीज़ें हैं उनमें भी पूरी तरीके से तत्पर होके, और आने वाले समय के अंदर आप देखिएगा कि पहाड़ में डॉक्टर भी होंगे, नर्सेज भी होंगी, दवाइयाँ भी होंगी। मेरे को लगता है 1 साल के अंदर काफ़ी सुधार हुआ है और आवश्यकता है इसमें सुधार करने की। बलूनी साहब, ये बताइए, अभी एक बिल जो आया असेंबली के भीतर, जब वो पास हुआ तो उसमें ये बात सामने आई कि जो विधायक हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या वो विपक्षी दल के हों, उन सबको इलाज के लिए वो विदेश जा पाएंगे एम्स से स्पेशल परमिशन लेकर। सर, एक तरफ उत्तराखंड के विधायक इलाज के लिए विदेश जाएं और दूसरी ओर उत्तराखंड के निवासियों की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को एम्बुलेंस सेवा ना होने के अभाव में सड़क पर बच्चों को जन्म देना पड़ रहा है। ये तो नाइंसाफी है ना बलूनी जी? नहीं, देखिए, अगर आप लोगों की बीमारी की बात करती हैं और इलाज की बात करती हैं, आपको याद होगा जब हमने 108 सर्विस शुरू की थी उत्तराखंड के अंदर, उससे पहले की स्थिति कितनी भयावह स्थिति थी और उसके बाद कि लगातार काम हो रहा है। आज उत्तराखंड के अंदर अपना एम्स है। ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी एनडीए की सरकार थी जिसके कारण आज ऋषिकेश में एम्स बनाए और दिल्ली लोग अब किसी चुनिंदा बीमारियों के लिए जाते हैं, कुछ बड़ी विकट बीमारी है उसके लिए जाते हैं। आमतौर पर जो इलाज है वो उत्तराखंड के अंदर मौजूद है।
नहीं, पर मैं आप जो बात कह रहे हैं उस पर मैं सवाल इसीलिए उठा रही हूँ क्योंकि देखिए ये न्यूज़पेपर में आई रिपोर्ट से जो बताती हैं कि अक्टूबर 2017 में देहरादून के चकराता में एक महिला को पुल पर बच्चे को जन्म देना पड़ा क्योंकि नजदीकी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बंद था। चंपावत से ऐसे 2 अलग अलग मामले आए जिनमें महिलाओं को सड़क पर बच्चों को जन्म देना पड़ा क्योंकि 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा ने उनका साथ ही नहीं दिया, संपर्क ही नहीं हो पाया। और ऐसे कई मामले हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है, जहां पलायन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं अब तक अच्छी नहीं हुई हैं। तो 1 साल में स्वास्थ्य के फ्रंट पर क्या त्रिवेंद्र रावत सरकार को आप पूरे नंबर देंगे? नहीं, मैं तो देखिए त्रिवेंद्र रावत सरकार को हर चीज़ में पूरे नंबर दूंगा। और आज आपके चैनल पे तो एक बहुत बड़ी घोषणा करके गए हैं त्रिवेंद्र सर। आज देश के करोड़ों करोड़ों लोगों को कितना खुशी होगी जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2020 के अंदर गंगा बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी, गंगा एकदम निर्मल हो जाएगी। इतनी बड़ी घोषणा करके गए हैं। निश्चित तौर पे जो आप समस्याएं बता रही हैं, मुझे लगता है कुछ समय के इंतजार कीजिए, इन समस्याओं का निवारण त्रिवेंद्र रावत सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और जिस तरीके से मोदी जी ने हेल्थ के बारे में कदम उठा रहे हैं, मोदी जी जिस तरीके से तैयारी करवा रहे हैं, आप देखिए ना, आज जो स्कीम आयुष्मान भारत स्कीम आई है, जो योजना हम लोग लाए हैं, वो तो क्रांतिकारी है। जो नमो केयर जो हम लोग लेके आए हैं, आप देखिए देश का हर आदमी जिसको 5 लाख का बीमा मिलेगा, इससे क्रांतिकारी योजना क्या हो सकती है? आप देखिए कि 5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो गए, मतलब 10 करोड़ के आसपास के लोग बताया जाता है उसमें कि 10 करोड़ से अधिक लोगों को उसका लाभ होने वाला है। तो इससे बड़ी स्कीम क्या हो सकती है, इससे बड़ी योजना क्या हो सकती है देश के अंदर? आप बड़ी स्कीम्स की बात करें, अभी 2020 तक गंगा साफ होने के हरिद्वार तक बात खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घोषणा करके गए हैं, उसी बात का आपने जिक्र किया, पर हम उसे हरिद्वार तक ही क्यों रखें? हम तो आगे मानते हैं कि भाई यूपी में आप लोगों की सरकार है, बिहार में आप सहयोगी हैं, तो ये तो वहां तक साफ हो जानी चाहिए ना। देखिए नेहा जी, आप सब तो ज्ञानी पत्रकार हैं, आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड तो हरिद्वार तक की घोषणा करेंगे ना, उसके बाद की घोषणा हम तो काम कर रहे हैं। पहली बार ये सरकार ने आगे भी तो आप ही है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री तो यहीं तक की बताएंगे ना। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज हूँ। मैं कहता हूँ कि आप देखिए जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितनी अड़चने थी, वो सब दूर हो गई। होता क्या था, देखिए गंगा की स्वच्छता में केंद्र में एक सरकार होती थी, उत्तराखंड में कोई अन्य सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में अन्य सरकार थी, इस तरीके से समस्या होती थी। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि हम लोग बंगाल के बॉर्डर तक बिल्कुल साफ करके रखेंगे गंगा को। और निश्चित तौर पे गंगा का जो आपने कहा है कि हरिद्वार क्यों, मैं कह रहा हूं गंगा को पूरा स्वच्छ करके मानेंगे। 2020 तक हम इंतजार करेंगे। देखिए 2019 तक भी ये वादा किया गया था कि गंगा साफ होगी, अभी उस महकमे में काम नहीं हुआ है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में कितनी कमियां हम जानते हैं, पर ठीक है, काम हुआ। आप उत्तराखंड की क्योंकि बात कर रहे हैं तो मैं उससे आगे भी फिलहाल नहीं बढ़ रही हूं। लेकिन आपने 1 साल की, क्योंकि हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार की बात कर रहे हैं, अभी 26 मार्च को देहरादून की सड़कों पर हमने जन आक्रोश रैली देखी। बेरोजगार युवक वहां आए और बहुत ज्यादा उन्होंने जमकर वहां पर नारेबाजी की सरकार के खिलाफ, नौकरियों को लेकर, सरकारी भर्तियों को लेकर के बहुत गुस्सा है उनके अंदर। तो जो रोजगार के बड़े बड़े वादे आपकी सरकार ने किए थे वो पूरे होंगे भी या नहीं होंगे? क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि नहीं तो बता दीजिए, कहीं पकौड़े तो नहीं बेचने पड़ेंगे। नहीं, देखिए नेहा जी, वाकई बेरोजगारी की समस्या है और बेरोजगारी की समस्या को इस तरह संपूर्णता में आज तक कभी देखा नहीं गया। केंद्र में हमारी सरकार है, मोदी जी ने किस तरीके से देखिए कौशल विकास का कार्यक्रम शुरू किया और मुद्रा योजना के तहत हम अब नौकरियां एक लिमिट में ही मिल सकती हैं। किस तरह के से रोजगार को बढ़ाया जा सके, लोगों को रोजगार और ज़्यादा बड़ी संख्या में मिल सके, उसके लिए हमने कौशल विकास शुरू किया, हमने मुद्रा योजना शुरू की। आप देखिए मुद्रा योजना में आज कितने कई करोड़ लोग जिनको करोड़ नौकरियां नहीं मिल पाई ना बलूनी जी, आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं। देखिए आप इसको ऐसा मत कीजिए, आप रोजगार और नौकरियों को इन दोनों को अलग तरीके से मत देखिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आप पकोड़े की बात कर रहे हैं, अरे राहुल गांधी और उनकी पार्टी जो बड़े बड़े राजघरानों की पार्टी है, उनको थोड़ी समझ आएगा कि पकोड़े बेचने से परिवार बचता है। आज पकोड़े वाला, ठेली वाला, चाय वाला, जितने छोटे छोटे काम करने वाले अपने परिवार को पाल रहे हैं, राहुल गांधी को थोड़ी समझ आएगा। राहुल गांधी का परिवार कोई काम नहीं करते हैं, कोई व्यवसाय नहीं करते हैं और आज बिल्कुल विलासिता के साथ रहते हैं, आराम से अच्छा काम करते हैं। तो वीक कह रहे हैं, चौकीदार वीक हो गया। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं सिस्टम लीक कर रहा है और चौकीदार वीक हो गया। देखिए राहुल गांधी जी का जहां तक विषय है, आप उनके ट्वीट देखिए, कोई सभ्य भारत का निवासी उनके ट्वीट्स देखे, उनके भाषणों का देखिए। क्या किसी देश के बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का स्तर होना चाहिए इस तरीके का,
जिस तरह के वो आजकल पैरोडी में कर रहे हैं, जिस तरह के हल्के, मतलब मैं छिचोरा कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके की हल्के चीजें उपयोग कर रहे हैं, क्या किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस तरह की भाषा होनी चाहिए? तो इसलिए उस विषय पे ना जाके मैं उत्तराखंड की बात करता हूं कि आज हमने न्यू इंडिया की बात की, हम उत्तराखंड के अंदर न्यू उत्तराखंड की बात करते हैं। न्यू उत्तराखंड जैसे मोदी जी का संकल्प है न्यू इंडिया का, उसी की तर्ज पे हम न्यू उत्तराखंड बनाएंगे। 5 साल का हमको जनादेश मिला है, जनता ने हमको जनादेश दिया है। 5 साल के बाद आप जनता, जब हम जाएंगे अपने वादों को लेके जाएंगे, अपने कामों को लेके जाएंगे। साहब, न्यू इंडिया की इस परिकल्पना में आप वो जो बेरोजगार युवक उत्तराखंड के हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं जो देहरादून की सड़कों पर आए और जिन्होंने अपना गुस्सा निकाला? आप उन मेडिकल के बच्चों को क्या कहना चाहते हैं जिन पर जब इतनी फीस ज्यादा हो गई, 400 गुना हो गई, कि वो भी बैनर लेकर आए और उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर कैसे बनेंगे, कैसे प्रदेश में जहां पहले ही डॉक्टरों की कमी है? नेहा जी, आप तो लगातार एबीपी में देखता हूं एंकरिंग करती हैं, क्या कोई ऐसा सज्जन चीफ मिनिस्टर आपको मिलेगा जो अपनी बात को स्वीकार करके जाता है कि भाई ये हमसे गलती और हमने इसको तुरंत ठीक कर दिया? क्या आज की राजनीति में इस प्रकार के व्यक्तित्व मिलते हैं क्या? उन्होंने कहा कि गलती हुई है, हमने स्वीकार किया, हमने उसको ठीक कर दिया। तो इसलिए आप इंतजार कीजिए। उत्तराखंड के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि त्रिवेंद्र रावत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की जो मार्गदर्शन में सरकार काम कर रही है, इंतजार कीजिए। जितनी समस्याएं हैं इनका 100% निवारण करके हम लोग जाएंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और है आपसे, और ये सवाल दरअसल ट्विटर पे मुझे आया, जहां पर एक दर्शक जो हैं उन्होंने ये कहा कि पिछले 1 साल में अगर रोजगार की बात की जाए या फिर पलायन के मुद्दों की बात की जाए, उन पर जितना भी काम हुआ है, क्या वो इतना ज्यादा है कि विधानसभा के भीतर एक बिल ला करके सभी विधायक 120% अपनी सैलरी बढ़ा लें? पहले 1.5 लाख अकाउंट में जाता था, अब 2.5 लाख अकाउंट में जाएगा उत्तराखंड के विधायकों के। वैसे कांग्रेस और बीजेपी बहुत मुद्दों पर लड़ते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सब साथ आ जाते हैं, तब जबकि पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। देखिए नेहा जी, जो वेतन वाला मामला है, इस पे देश भर में चर्चा होती रही है, अन्य विधानसभाओं में भी हुआ है, लोकसभा में भी होता है, इस तरह की चर्चा होती रहती है। लेकिन मैं एक चीज़ मानता हूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड की सरकार और यहाँ के विधायक अगर चाहें और सब लोग संकल्प ले, हम लोग मिलके जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं उनको समाप्त करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। और देखिए, आप देखिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि पुरानी सरकारों ने भी काम नहीं किया, किसी ने काम नहीं किया, सबने मिलकर काम किया। अगर आप उत्तराखंड को देखेंगे, जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तब का उत्तराखंड और आज का उत्तराखंड, सबने मिलकर प्रयास किया है, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए आज उत्तर प्रदेश जो हमारे लगते हुए जो क्षेत्र हैं उनमें देखिए, और यहाँ विकास की गति को देखिए, काफ़ी बदलाव हुआ है। अब योगी जी वहाँ हैं, वहाँ भी तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये जो वेतन वाला मामला है, इस पर चर्चा होती रही है और इसके लिए कुछ एक नहीं, पर आप सही मानते हैं सर? देखिए, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एक संस्था आंकड़े पेश करती है, अनिल बलूनी जी, उसने कहा है कि उत्तराखंड के जो 70 विधायक हैं उनमें से 51 विधायक करोड़पति हैं। एक ऐसे प्रदेश में जो 45,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है पिछले 17 साल से, 8 करोड़ का बोझ आप और डाल रहे हैं सरकारी खजाने पर, इस तरह से विधायकों की सैलरी को बढ़ा करके। क्या प्रदेश की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं कि हम विधायकों को इतने पैसे दें? क्या इसकी जरूरत है? देखिए नेहा जी, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में दोनों तर्क आते हैं। अगर आप कई बार यूरोप और बाकी देशों के एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो वाकई एक जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो उनके लिए किस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं देख रहा था एक जगह कि कई देशों में जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके 17 उनके पास रिसर्चर दिया जाता है, उसको किस तरीके से काम करना है वो दिया जाता है। लेकिन मैं इस विषय पे क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, विधानसभा में फैसला जो हुआ है, सब लोगों ने मिलकर जो फैसला किया, उसके पक्ष विपक्ष में मैं चाहता नहीं। तो बलूनी साहब, लोग ये कहते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और आमतौर पर बोलचाल में कि जनता के अच्छे दिन आए ना आए, लेकिन माननीय विधायक और सांसद अपने अच्छे दिनों के लिए एक हो ही जाते हैं। देखिए नेहा जी, जनता के अच्छे दिन की बात जहां तक है, इस भारत की सरकार ने 105 योजनाएं शुरू की हैं और 105 योजनाएं हर वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी आदमी से जुड़ी हैं। चाहे 22,000 गाँव में बिजली पहुंचाना हो, चाहे जो माताओं को जो कंडों में और लकड़ी में आग जला के खाना बनाती थी उनके लिए उज्ज्वला योजना हो, इतनी सारी स्कीमें भारत सरकार लेके आई है। आयुष्मान योजना आई है, हर आदमी के लिए योजना आ रही है। और आप देखिए अच्छे दिन और यही तो हैं
क्या जो कांग्रेस के शासनकाल में जब देखिए पूरा देश के अंदर एक डिप्रेशन का माहौल था, एक हताशा का माहौल था, आज वो हताशा का माहौल जब निकल के हम लोग आए हैं, ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? बलूनी साहब, अब तक ये कहा जाता था कि बीजेपी अपराजय है, उत्तर प्रदेश में जनता ने दिखा दिया ऐसा नहीं है। चिंता होती है आपको, डर लगता है आपको? अच्छा नेहा जी, आप लोग ऐसा पिक एंड चूज क्यों करते हैं? हम लोग लगातार जीत रहे हैं, हम लोग हर राज्य में अपनी सरकार बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार तेजी के साथ हो रहा है। आज हम त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, आज आप देखिए कि पूरे अब कर्नाटक की बारी है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जीत रही हैं। और जो मैंने अभी राहुल गांधी का जिक्र किया, फिर एक बार करना चाहूँगा, कैसी हालत है कि हम देश भर में जीत रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरी पार्टी की हार हो रही है। अरे हम एकाध उपचुनाव आ रहे हैं, बाकी मुख्य चुनाव सारे हम लोग जीत रहे हैं। कर्नाटक की आपने बात की, कर्नाटक में आपकी पार्टी को जीत का भरोसा है, आप भी ये कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो लिंगायत कार्ड खेला है उसकी काट आप कैसे निकालेंगे? आप तो मठ के संत भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो लिंगायतों को अलग धर्म की बात कही है वो सही मुद्दा है। देखिए, एक तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप देखिए कांग्रेस ने इसी प्रकार से समाज को बांटा है। आप देखिए, आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, कांग्रेस ने इसी प्रकार से पूरे समाज को बांटा है और कितना नुकसान किया है समाज का। आप देखिए, कहीं कोई अगर दुर्घटना होती थी, कोई किसी व्यक्ति की मौत होती थी और उस पर वहाँ जाके राहुल गांधी कैसे राजनीति करते थे, आज भी यही काम कर्नाटक में कर रहे हैं, गुजरात में उन्होंने यही काम किया। पूरी तरीके से समाज को भ्रम में रखना, समाज को तोड़ने की राजनीति करना। लेकिन देखिए नेहा जी, आप लोग सब जागरूक पत्रकार यहाँ हैं, सब एक्सपोज करके रखेंगे। राहुल गांधी का ये जो दुष्चक्र है, राहुल गांधी के जो काम है और कांग्रेस पार्टी के जो काम है, कभी सफल नहीं होंगे। कर्नाटक की जनता भी इस तरीके के प्रयासों को कभी पसंद नहीं करेगी। और आपने कहा कि मठों ने कहा, किसी मठ ने नहीं कहा है, सारे मठों ने कहा है जो वहां का एक मठ है जिसमें जब अमित शाह गए और उन्होंने अपना शीश नवाया वहां जाकर, तो जाते वक्त उनको एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मठ के जो सबसे बड़े संत हैं उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस सरकार ने किया है वो एक अच्छी पहल है, उसका साथ दें। उसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए क्या परेशानी बढ़ गई है? नहीं, देखिए वहां जितने प्रमुख मठ हैं और जितने प्रमुख जो हमारे वहाँ स्वामी जी हैं, उन सबका ये कहना था कि वो इस प्रकार की चीज़ों के साथ नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना, आखिरी फैसला वो जनता का होता है। जनता लगातार देश के अंदर फैसला दे रही है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। जनता का फैसला सबसे बड़ा फैसला है। कर्नाटक में भी अब देखिएगा, कर्नाटक के अंदर भी जब फैसला आएगा जनता का, तो देखिएगा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ठीक है, क्योंकि आप राष्ट्र में दर्शकों को बता दूं यहाँ पे जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि अनिल बलूनी साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इसीलिए सवाल राष्ट्रीय परिदृश्य में भी हो रहे हैं और उत्तराखंड के प्रदेश को लेकर भी हो रहे हैं। एक बार फिर उत्तराखंड पर मैं आना चाहूंगी। आप लोगों ने जब चुनाव मैदान में आप गए उत्तराखंड में पिछले साल, तो आपने अपने पोल मैनिफेस्टो में और अपने कैंपेन में कहा सत्ता में आएंगे 100 दिन में लोकायुक्त बनाएंगे। 1 साल हो गया है। अगर आप भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस में वाकई में विश्वास रखते हैं तो अब तक लोकायुक्त क्यों नहीं बनाया? देखिए, अभी मुझसे पहले मैं बैठा था सामने और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ थे, उन्होंने इस सवाल का विस्तृत रूप से जवाब दे दिया है। लेकिन आप यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी, हरीश रावत की सरकार थी, क्या हालत थी? पूरा भ्रष्टाचार, हर जगह भ्रष्टाचार। कहीं कुछ बात करो, उठा के जिस पत्थर को उठा के देखेंगे भ्रष्टाचार की बात हो रही थी। पूरा का पूरा करप्शन पूरे सचिवालय के अंदर। आप देखिए, मुख्यमंत्री का जो फ्लोर था वहां कितना करप्शन था। आज 1 साल के बाद उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति बताए कि ये सरकार, त्रिवेंद्र रावत की सरकार, जीरो टॉलरेंस के नियम पे चल रही है कि नहीं चल रही है? मतलब राम राज्य आ गया उत्तराखंड में? राम राज्य आ गया उत्तराखंड में? नहीं, देखिए राम राज्य, मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार अगर नहीं हो रहा है, अगर जिस तरीके का करप्शन चल रहा था, हरीश रावत और उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके सलाहकार जिस तरीके से लूट रहे थे दोनों हाथों से, जिस तरीके से खनन का पैसा लूट रहा था, हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा था, हर चीज के लिए रेट तय हो गया था, वो खत्म हो गया, तो ये क्या राम राज्य की ओर नहीं? तो फिर 100 दिन का वादा आपने क्यों किया? ये चीज आपने पहले नहीं सोची थी? जब आप सत्ता में आने की बात कर रहे थे तब भी आपने सोचा होगा ना कि हम आएंगे तो हम क्लीन गवर्नमेंट देंगे, तो हमें लोकायुक्त की जरूरत नहीं। आपने 100 दिन का वादा किया और अब आप उससे नहीं निभा रहे हैं। मैंने कहा ना, मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन 100 दिन से पहले से ही, पहले दिन से ही भ्रष्टाचार के ऊपर वार शुरू हो गया था, जो आज भी जारी है।
ठीक है, इसके अलावा एक सवाल मैं और आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि लगातार बीजेपी की घेराबंदी की कोशिशें बाकी पार्टियां कर रही हैं। जैसे अगर हम तीसरे मोर्चे की बात करें, ममता बनर्जी दिल्ली आई और उन्होंने एक फॉर्मूला सुझाया सोनिया गांधी से बात करने के बाद, बीजेपी को घेरने के लिए 1:1 का फॉर्मूला, मतलब जिस राज्य में जो पार्टी सबसे मजबूत है उसे बीजेपी के खिलाफ खड़ा करके बाकी सभी दल उसे सपोर्ट दें। तो ये जो घेराबंदी आपकी हो रही है बीजेपी की, ये कितना बड़ा तनाव का विषय है, इसमें कितना दम लग रहा है आपको? देखिए नेहा जी, अच्छा होता कि आप अपने सवाल में ये भी पूछती कि पूरा बंगाल में जल रहा है, बंगाल के 3-3 जिलों में दंगा हो रहा है, कम्युनल वायलेंस चल रहा है, और ममता बनर्जी दिल्ली में आके ये सब कर रही हैं। उनके पास अपना राज्य संभालने का समय नहीं है और दिल्ली में ये काम कर रही है। ये भी सवाल पूछती तो अच्छा होता, लेकिन चलिए मैं आपको जवाब देता हूं। मैं आपको बिहार में भी हो रही है, आपके लिए मुश्किल हो जाती है। मैं आपके लिए बिहार में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, राजस्थान से भी खबर आई है, मैं और ये सब जगह आप लोगों की सरकार है। मैं आपको बिहार का भी बोल देता हूँ, इसमें क्या चिंता है। बिहार के अंदर जिस तरीके से दंगे को कंट्रोल कर लिया गया, जैसे कार्रवाई की गई जिस तरीके से, क्या बंगाल के अंदर ऐसी कार्रवाई की गई है? क्या सरकार स्पॉन्सर्ड नहीं कर रही है वहां दंगे? अरिजीत शाश्वत तो उनको वो खुले डंके की चोट पे कहते रहे मैं सामने हूं, मैं तो न्यायालय की शरण में, उनको पुलिस ने नहीं पकड़ा। नहीं, दंगा पूरी तरीके से बिहार में कंट्रोल किया गया, बंगाल में क्यों नहीं किया गया? बंगाल के अंदर तो सरकार स्पॉन्सर करती है पूरे दंगे को, तो इसलिए ममता बनर्जी वो काम करती है। बहरहाल मैं आपके सवाल पे आता हूँ। आपका सवाल था कि ममता आके अपना हॉब-नॉब कर रही हैं, पूरा सबको इकट्ठा करने का काम कर रही हैं। हम तैयार हैं, हम 50%, 51% की लड़ाई लड़ने के लिए देश में तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और मेहनत के साथ लगेगा और 51% की लड़ाई लड़ेगा। देश के अंदर इन सारे लोग मिल जाएं, सब लोग मिल जाएं, जितने लोग भ्रष्टाचार का पे विश्वास करते हैं, जितना लोग भाई भतीजावाद पे विश्वास करते हैं, जितना लोग समाज को तोड़ना चाहते हैं, सब इकट्ठे हो जाएं। हमको 51% की लड़ाई लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के जनता के पास जाएगा और जनता 51% से अधिक वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएगी। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि ये जो तमाम दल बीजेपी के खिलाफ घेराबंदी कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये आरोप आप पर बाकी पार्टियां लगाती है। और हाल फिलहाल जिस तरह से जो बीजेपी शासित राज्य हैं, राजस्थान हुआ, बिहार हुआ, गुजरात हुआ, वहां से जिस तरह की वायलेंस की खबरें आई हैं, हिंदू मुस्लिम जिस तरह से हुआ है, उसके बाद गंभीर आरोप लग रहे हैं कि क्या बीजेपी का यही विकास मॉडल है? विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं, दंगे की राजनीति, क्या कहेंगे? अच्छा, आप नेहा जी बताइए, भारतीय जनता पार्टी के शासन में दंगे होते हैं कभी? क्या भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकार में आती है, आप गुजरात दंगों की बात अक्सर उठती है, आप बताइए कभी इतने साल से 2002 का एक दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, उसके बाद बताइए कभी कोई दंगा हुआ? मैं उत्तर प्रदेश के अंदर की बात करता हूं। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, आप देखिए किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। कोई अपराधी तत्व कोई घूम के दिखाए, अपराधी भाग रहे हैं यहां से छोड़ छोड़ के, लेकिन जाए कहां? इधर जाते तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, इधर आएंगे तो उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, दिल्ली जाएंगे तो हमारी सरकार। अपराधी परेशान है, जाएंगे तो जाएं कहां? इसलिए आप चिंता मत कीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखिए किस तरीके से माहौल सुधरा है। आज आम जन आराम से जा सकता है, कहीं भी रात को भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। मुझे एक चीज ये भी बताइए, आप जनता को तो ये समझा रहे हैं कि अपराधियों के हौसले पस्त हुए। बिहार में आपका मानना है कि कोई दंगा नहीं हुआ, हालांकि वहां पर बिहार में भागलपुर से लेकर समस्तीपुर से तक हिंसा की खबरें आई। नीतीश कुमार को बहुत बैकफुट पर रहना पड़ा कि आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, अब आप मजबूरी में कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे बड़ा सवाल ये पूछ रही हूं कि जो आपके सहयोगी हैं, अब वो भी केंद्र में आग दिखा रहे हैं। जैसे टीडीपी साथ छोड़ करके चली गई, बाकी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। इससे आप कैसे निपटेंगे, ये देखते हुए कि 2019 का चुनाव बहुत नजदीक है? देखिए, टीडीपी वाला जो मामला है वो हुआ है, लेकिन हमने, अगर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के अंदर, जितना आंध्र प्रदेश के अंदर भारत सरकार ने सहयोग किया, आप इतिहास में देख लीजिए, कभी आंध्र प्रदेश के अंदर इस मात्रा में सहयोग कभी हुआ उससे पहले आज तक नहीं हुआ है। चंद्रबाबू जी के क्या मुद्दे थे, क्या कारण थे, वो आने वाले भविष्य में समय में बताएंगे, वो जरूर पता लगेगा। लेकिन मैं आज की तिथि पे ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने जितना सहयोग आंध्र प्रदेश के साथ किया, किसी राज्य के साथ नहीं। ठीक है, एक बार उत्तराखंड का एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगी बलवीन जी। गैरसैंण को लेकर के बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी इसे प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाना चाहती है? कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपका मन है ही नहीं राजधानी बनाने का, आप सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। नेहा जी, ऐसा है, कांग्रेस को तो कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस के लोग, जो लोग आरोप लगा रहे हैं ना,
ये इस उत्तराखंड को बनाने के विरोधी थे। ये लोग कहते थे हमारी लाश पर बनेगा उत्तराखंड। ये लोग दिल्ली के अंदर जिनकी बात आप हरीश रावत जी की कर रहे हैं, ये दिल्ली के अंदर, मैं कार्यक्रम में रहता था, ये दिल्ली के अंदर हिल काउंसिल बनाने की बात करते थे, तमाम बातें करते थे। और कैसा लोभ है, कैसा लालच है कि जब उत्तराखंड बन गया तो सीधा मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देखने लग गए, रोज मुख्यमंत्री बनने के लिए चक्कर लगाने लग गए, सरकार को अस्थिर करने लग गए। इनका यही चरित्र है। ये उत्तराखंड बनने का विरोध करते थे, आज कह रहे कि गैरसैंण की बात। गैरसैंण, आप तो 5 साल रहे सरकार में, आपने क्यों नहीं बनाया गैरसैंण? लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, मैं उनकी बातों पे नहीं पड़ के, आज सब लोगों को बैठ के, छोटा सा हमारा राज्य है, बहुत प्यारा सा हमारा राज्य है, सब लोगों को बैठ के चर्चा करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, एक स्थायी राजधानी बनानी चाहिए, एक सब विचार विमर्श करें और उसको बाद तय करें। निश्चित तौर पे एक अगर हमको न्यू उत्तराखंड बनाना है तो कुछ समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। छोटे समय के लिए फैसले नहीं लेने पड़ेंगे, स्थायी फैसले लेने पड़ेंगे। राजधानी का विषय है, हाई कोर्ट का विषय है, जितने तमाम विषय हैं, इन विषयों पर बैठ के बात करनी चाहिए और एक स्थायी फैसला लेके उत्तराखंड को आगे के विकास के लिए हमको आगे तैयार होना चाहिए। बलूनी साहब, गैरसैंण का मुद्दा हो या फिर लोकायुक्त का मुद्दा हो, ये कहीं राजनीतिक फुटबॉल तो नहीं बनकर रह गया है कांग्रेस और बीजेपी के बीच? उत्तराखंड ने बार बार आप ही 2 पार्टियों की सरकार देखी है और ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब जो सत्ता में आता है जिम्मेदारी दूसरे पर डाल देता है, ये कहते हुए जब आप सत्ता में थे आपने क्या किया? चलिए, आज मैं उत्तराखंड के लोगों को ये सबको विश्वास दिलाता हूँ, मुख्यमंत्री जी भी काफ़ी कुछ बोल के गए हैं, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग इस पर कोई स्थायी फैसला जरूर ले लेंगे। ठीक है, चलते चलते एक बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2019 बहुत नजदीक है, आप उत्तराखंड को भी देखते हैं और अब दिल्ली में भी आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। 2014 में यहां से 5-0 आपके फेवर में हुआ था, मतलब 100% स्ट्राइक रेट लोकसभा सीटों के मामले में रही थी। 2019 में एंटी इनकम्बेंसी मोदी सरकार की होगी और त्रिवेंद्र जी का भी कार्यकाल कुछ होगा, क्या लगता है तब क्या स्कोर होने वाला 2019 में? 5-0 से शुरू किया था, अभी 6-0 हो चुका, मैं भी पार्लियामेंट में जा चुका हूं, इसलिए चिंता मत कीजिए। जब तक 2019 तक जब चुनाव होगा तो दोबारा से 6-0 होगा और उसके बाद 7-0 भी होगा और 8-0 भी होगा, क्योंकि तीनों राज्यसभा के लोग हमारे जाएंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। उत्तराखंड, भारतीय जनता पार्टी ने इस उत्तराखंड को बनाया है, मोदी जी, अटल जी ने बनाया था, हमने कहा था मोदी जी इसको संवारेंगे। आप हमारे को जो 5 साल का मैंडेट जनता ने दिया है उसका इंतजार कीजिए। उत्तराखंड की जनता हमको भरपूर आशीर्वाद देने वाली, ये बात तय है। बहुत बहुत इस सोमवार से रात 9 बजे मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी आ रहा हूं एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।